स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा दोस्तों, अभी जो क्लास हम आप लोगों को ले रहे हैं वो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ले रहे हैं। खास करके बीपीएससी में जो भी टीआरई का आपका एग्जाम्स हुआ है, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, इसको सीक्वेंस वाइज में हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं यहाँ पे टीआरई 3 का जो क्वेश्चंस पेपर करा रहा था उसमें 6 to 8 का जो जनरल पेपर था उसको कंप्लीट करा दिए थे। अगर कि आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। जो आज ये वीडियो होने वाला है ये 6 to 8 होने वाला है, सॉरी 6 to 8 नहीं, टीजीटी के लिए होने वाला है 9th-10th में। 9th-10th में आइएगा तो आपका जनरल पेपर में कैसे सवाल पूछा जाता है पहले हम उसको आपको बता देते हैं कि किस तरीक़ा से सवाल पूछा जाता है। अगर कि आप जनरल पेपर की बात करते हैं कि आप जो जनरल पेपर होता है बीपीएससी में वो यहाँ पर 40 मार्क्स का पूछा जाता है। 40 मार्क्स के लिए सिलेबस क्या होता है मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जो कि आपका टीआरई 3 के अंतर्गत में यहाँ पर पूछा गया था। 40 सवाल में देखिएगा जो 8 सवाल पूछे गए थे वो मैथ से सवाल पूछे गए थे। वही 8 सवाल जो पूछे गए थे वो आपका यहाँ पे साइंस से सवाल पूछे गए थे। 8 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो आईएनएम से सवाल पूछे गए थे और जो 8 सवाल थे वो करंट अफेयर से यहाँ पे पूछे गए थे और जो 8 सवाल है यहाँ पे वो ज्योग्राफी से पूछे गए थे। मात्र यही जो 5 सेक्शन है, ये इस 5 सेक्शन से सवाल वहाँ पे पूछे गए। तो अगर कि आगामी आप टीआरई 4 का यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा खास करके इसी चीज़ पर जो यहाँ पे 5 टॉपिक मैंने बताएं, इसी 5 टॉपिक के ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा, इसी से सवाल पूछे जाते हैं। और वो भी देखिएगा टीआरई 1 में भी यही सीक्वेंस था, टीआरई 2 में भी यही सीक्वेंस था और टीआरई 3 में भी यही सीक्वेंस था। जो मैंने 6 to 8 में जो आपको कल का क्लास में मैंने 40 क्वेश्चंस कराया थे, जाकर उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी सेम सीक्वेंस फॉलो हुआ था। तो एज एक्सपेक्ट मान के चलते हैं कि टीआरई 4 में भी अगर के यही सीक्वेंस रहा तो इसी तरीका से आपको सवाल पूछे जाएंगे। जो मैथ्स आते हैं, मैथ्स नॉर्मल क्वालिटी के मैथ्स सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीजीटी में जो जनरल पेपर हुआ था उसका क्वेश्चंस क्या था, उसका सोल्यूशन क्या था। और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए और टेलीग्राम चैनल से हमारा जुड़ जाइए, मैं हमेशा अपडेट्स करते रहता हूं। जैसे ही आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चंस जो था वहाँ पे मैथ का सवाल पूछा गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैथ का आपका सवाल, उसके बाद जीके जीएस के ऊपर चलेंगे। जो सबसे पहला सवाल ही पूछा गया था, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक खिलाड़ी कृषि वृत्ताकार पथ के 8 चक्कर पूरा लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तब वृत्ताकार पथ का यहाँ पे त्रिज्या का था। त्रिज्या निकालना था। आपको पता होगा कि वृत्त की परिधि में अगर के नंबर ऑफ रोटेशन को हम गुना कर देते हैं तो वहाँ पे उसका वो डिस्टेंस निकल जाता है। तो वैसे ही हम बनाएंगे 2 पाई आर कितना दिया है, यहाँ पे आर निकालना है हमको। एन का संख्या दिया है 7 और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है 2200 मीटर। तो ये 7 से 7 चल जाएगा, ये 22 से 22 ये 100 बार में चल जाएगा, ये 2 से जाएगा तो 50 बार में चल जाएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50 मीटर, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप कि आप लोग इतना समझ गए। दूसरा सवाल जैसे ही आइएगा, दूसरा सवाल आपसे यहाँ पे मेंसुरेशन से सवाल पूछा गया था कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यू है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर है, तो टैंक की गहराई क्या है। 2 पाई आर एच आपको पता होगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच जो यहाँ पे बेलन का आयतन होता है यानी कि धारिता होता है उसको पता होगा, तो उसी पर फार्मूला पर बैठा देंगे। पाई के मान पाई, आर के मान यहाँ पे देखिएगा तो 7 यहाँ पे 14 करके इसका व्यास है तो त्रिज्या 7 होगा। अब पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू निकालना है। टोटल देखिएगा तो 1800 यहाँ पे 48 दिया गया है और 7 से यहाँ पे 7 चल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 22 से तो 22 अट्ठे 76, 22 चौ 88, 84, 7 से यहाँ पे 12, यानी कि एज का वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगा वो 12 मीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि देखिए अगर कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जनरल कंपटीशन का, उसमें अपना मैथ्स को थोड़ा फास्ट रखिएगा, क्योंकि सेम टाइम में जो दूसरा कैंडिडेट होगा आपसे आधे से भी कम समय में वो सवाल को हल कर देगा। तो अगर कि आप मैथ्स में प्रॉब्लम्स होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 33 नंबर भी मैथ्स का सवाल पूछा गया था। बोल रहा था कि यदि किसी संख्या का 8वां भाग 30 है तो उस संख्या का 62% निकालें। 8वां भाग 30 यानी कि टोटल 100% कितना हो जाएगा 240 का यहाँ पे 62% निकालना है। तो पहले इसका 50% कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 10% निकालते हैं 24 हो जाएगा और उसका 2% निकालेंगे तो 24 दूनी 48, 4.8 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे 0.8, 8 2 2 4, 148.8। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका, याद रखिएगा। ठीक है,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है कि एक अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नए वेतन में कितने प्रतिशत यहाँ पे घटा दिया जाए कि उसका जो पुराना वेतन पर आ जाए, वो मतलब कोई भी परिवर्तन ना आए। तो यहाँ पे कितना बढ़ा है, 25% टोटल में यहाँ पे निकालना है, तो उसको हम इस तरीका से करते हैं, यानी कि जो फॉर्मूलाज होते हैं x बटा में x प्लस x का गुना में यहाँ पे 100 होते हैं, इसमें बैठाएंगे 25 25 25 5 से यहाँ पे 20%, तो ये 20% यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल था आपका, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से सवाल था। यहाँ पे दिया गया था कि इतना संख्या को किस संख्या से विभाजित किया जाए, तो यहाँ पे भागफल पूछ रहा है इतना बचेगा, यानी कि भागफल पूछ रहा है कि इतना बचेगा, तो उसको हम इससे डायरेक्ट भाग देंगे। 2 यहाँ पे 3 के पावर में ये हो जाएगा -3 बटा में क्या दिया गया है, अगर कि हम 4/9 को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बटा में 3 कर देंगे और 2 के पावर में -4 कर देंगे। तो अगर कि माइनस ये बाहर आता है तो माइनस में 2 बटा में 3, अगर कि ये जाएगा तो -3 प्लस में 4, यानी कि ऊपर में जाएगा 1, तो -2 बटा 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर होगा। आप लोग अच्छे से इसको करते चलिएगा। इसका जो पेपर होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर दूंगा, तो जाकर वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है। 36 नंबर पूछ रहा है कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया गया है जो 5 दिया गया है, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान निकालना है। सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म आपको याद रखिएगा, अगर कि x दिया गया है प्लस में 1/x दिया गया है, अगर कि यहाँ पे p है तो इसको निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x² जो होगा आपका p स्क्वायर माइनस में 2 होगा, ठीक है। अगर कि इसको अगैन हम करते हैं कि x के पावर 4 प्लस में 1 बराबर x के पावर 4 अगर निकालना होगा तो x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर -2 कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो सेम एज देखिएगा p का वैल्यू आपका यहाँ पे 5 दिया गया है, तो इसको हम रख देते हैं। 25 में से 2 घटेगा 23, 23 के स्क्वायर माइनस में 2, 23 के स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, 529 में से 2 घटा देंगे तो 527 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो सवाल है हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। सवाल देखिए दिया गया है कि एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के का जो अनुपात दिया गया है 2, 3, 4 अनुपात में, सभी सिक्कों का जो कुल मूल्य दिया गया है 2000 दिया गया है, तो 2 रुपये सिक्कों की संख्या कितना है। तो 5 रुपये के टोटल देख लेते हैं कितना वैल्यूज उसका होगा। 5 दूनी के 10 यहाँ पे, प्लस में कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 ये हो जाएगा, और 4 एकम 4 ये हो जाएगा, यानी कि 20 यहाँ पे 20 का जो वैल्यूज़ दिया गया है यहाँ पे 2000 वैल्यू दिया गया। तो यहाँ से ये 0 0 चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 100 आया, और 2 रुपये का पूछ रहा है, तो 2 रुपये का टोटल कितना है 3 यूनिट में, तो गुना में 3 कर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 300 जो ये होगा सिक्का होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखिएगा तो आपका नहीं दिया था 300। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो TRE4 के लिए डेडिकेशन के साथ में इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक समबहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको बहुभुज के अंतः जो कोण होता है उसका फार्मूला और जो बाह्य कोण होता है उसको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो अंतः कोण का जो फार्मूला होता है n-2 गुना में 180 बटा में n होता है, और बाह्य कोण का 360 में उसका टोटल नंबर ऑफ एंगल से यहाँ भाग देते हैं, वो निकल जाता है। इसी का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे दिया गया 108 दिया गया। अगर कि हम यहाँ पे 180 ये बाहर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा n-2 बटा में n बराबर में यहाँ पे ये 108 होगा। 8 से कटाएंगे 18 दहिया 180, 18 95, 18 छक 108, 6 से हो जाएगा, 3 से फिर कटाएंगे 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5n माइनस 5 चौक 20 बराबर में यहाँ पे 3n होगा, यानी कि यहाँ पे अगर 2n बराबर 20 तो 2 दहिया 20, यानी कि नंबर ऑफ जो उसका साइड्स होगा भुजाएं होगी वो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जितने भी लोग बिहार में आगामी TRE4 का तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का, उन लोगों के लिए जो यहाँ पे BPSC का सिलेक्शन किट होता है वो हम आपको रिलीज कर दिए हैं। तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए एप्लीकेशन से आप मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं। अथा अगर के कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो जो नंबर दिया गया है यहाँ पे, इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर देते हैं। इस सिलेक्शन किट में क्या होता है कि जो भी आपका TRE का जो एग्जाम्स होता है उसको पास करने के लिए जो भी आपका स्टडी मटेरियल चाहिए होता है, इस सब कुछ इसमें हम इंक्लूड किए रहते हैं। जैसे कि
क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज नोट्स, जो कि यूट्यूब पर जैसा मैं कंटेंट देता हूँ आज तक कोई नहीं देता है, याद रखिएगा यह चीज़, ठीक है। बहुत सारे लोग केवल नोट्स पढ़कर यहाँ पे सिलेक्शन हो गए हैं। एससीईआरटी का क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का चैप्टर वाइज नोट्स रहेगा। आईएनएम रहेंगे आपको, जो सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, बीपीएससी और रिलेटेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिहार स्पेशल का नोट्स और टॉप 500 करंट अफेयर, जो कि एग्जाम से कुछ दिन पहले मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। साथ ही साथ टीआरई 1, 2, 3 में जो भी क्वेश्चंस हुए हैं, जो भी सवाल आए हैं, उसका आपको विथ आंसर में पीडीएफ मिल जाएंगे। ईवीएस का नोट्स आपको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो दिए गए लिंक से आप एसएच क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। अगर के अभी परचेज करते हैं, यानी कि 28 नवंबर से पहले अगर के आप यहाँ पे इसको परचेज करते हैं, तो 28 नवंबर तक जो यहाँ पे आप लोग का ऑफर चल रहा है, 35% का ऑफर चल रहा है। तो आप जाकर वहाँ से आप इसको, जो 599 रुपये का चीज़ है, आप 389 रुपये में अवेल कर सकते हैं। आई होप की बातें इतना समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल के ऊपर में। देखिएगा अब यहाँ से जीके जीएस का आपका सवाल यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किस उत्पाद में उपयोग होता है। तो जो इसका उपयोग होता है वो पेंट के रूप में यहाँ पे उपयोग होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन से 40 नंबर पूछ रहा था कि लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए निम्न में किसके संरक्षण का नियम का उपयोग होता है। यानी कि मतलब नमूने यहाँ पूछ रहा था कि जो लेंज का नियम होता है वो किससे संबंधित नियम है। तो याद रखिएगा जो लेंज का नियम यहाँ पे संबंधित है वो विद्युत ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। अगर के देखिएगा ऑप्शन में तो कहीं भी नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ई ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव शरीर में यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित जो ग्लाइकोजन का जो रूप होता है वो किस रूप में होता है। मोनोसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है या प्रोटीन के रूप में होता है। तो याद रखिएगा वो जो होता है पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किस में दिखता है। तो जब ब्लड में एनीमिया होता है, रक्त की कमी होती है, तो चीज़ ये नज़र आता है, यानी कि यहाँ पे कोशिका अरक्तता। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए से पूछ रहा था यहाँ पे कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर कि एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th पढ़िएगा ना, ये सारा सवाल उसमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं एक एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया था, उसमें ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। तो ये जो है एंटीसेप्टिक ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा आपसे पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपसे। ये सवाल में क्या पूछ रहा था कि 15 डिग्री सी ताप एवं 380 mm दाब पर ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि ताप को अपरिवर्तित रखते हुए दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना होगा। इसको तो आपको देखने से लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल ही है, लेकिन अगर कि आपको थ्योरी पता होगा तो ये 1 सेकंड का भी काम नहीं है। आपको पता होगा जो यहाँ पे ध्वनि होता है, ध्वनि पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अगर कि उसको टेम्परेचर को एक समान रखे। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, देखिएगा कि दाब को यहाँ पे दुगना कर दिया जाए, तो दाब को 50 गुना भी कर दीजिएगा, अगर टेम्परेचर सेम है उसका तो उसका कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर कि जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर को जितना बढ़ाते हैं उसका गति भी उतना बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि दाब को दुगना कर देने पर और टेम्परेचर अपरिवर्तित है, यानी कि जितना पहले होगा उतना ही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 340 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 45 सवाल में यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है और 2 घंटे में कितना मतलब जीवाणुविक निर्मित हो गए। पूछ रहा है कि मतलब हर 15 मिनट में दुगना हो जाता है, यानी विभक्त मतलब कि दुगना हो जाता है, तो 2 घंटे में कितना होगा। 2 घंटे में कितना मिनट होता है, 120 मिनट होता है। तो 15 से यहाँ भाग देंगे, 15 अट्ठे 20 से 8, यानी कि 2 के पावर में यहाँ पे 8, 2 के पावर 8 कितना 256। तो ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46वां सवाल देखिए कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना के द्वारा स्पष्ट होती है। तो याद रखिएगा जो पादप में पाया जाता है वो कोशिका भित्ति पाया जाता है, जबकि मनुष्य में कोशिका भित्ति यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। और फोर्ब्स का हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी किस देश का है, तो वो है कुवैती दिनार का। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर है, जो कि बीपीएससी आपसे सवाल ये पूछा गया था, ठीक है। बीपीएससी पूछा था आपसे सवाल ये। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत योजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र में किस शहर से की थी, ठीक है। मानते हैं कि ये सवाल आपको नहीं पता है, लेकिन इस सवाल को बनाने का आप टेक्निक देखिए। ऑप्शन से भी बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं
कि जो आप ऑप्शन से देखकर उसको एलिमिनेट करके आप सही मार सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में कौन सा शहर है। कोल्लम जो शहर है वो केरला का शहर है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वही अगर के बड़ौदा देखिएगा तो बड़ौदा जो है ये गुजरात का शहर है। एकमात्र शहर यहाँ पे देखिएगा जो सोलापुर के बारे में दे रहा है, सोलापुर जो है यहाँ पे आपका महाराष्ट्र के अंदर में ये चीज़ आता है। तो आपको अगर नहीं भी पता होता तो आप नॉर्मली अगर के सवाल को मारना चाहते हैं तो सोलापुर सही करके आप आ जाते हैं। बाकी जो उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है सोलापुर होने का, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते थे। बाकी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 49 नंबर सवाल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। 49 नंबर सवाल क्या है कि आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी इवेल्युएशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है। तो ये जो करार किया था अल्टेयर के साथ करार किया है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल, ये मैंने जब नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे करंट अफेयर का तो ये चीज़ मैं वहाँ पे प्रोवाइड किया था। अकादमी पुरस्कार यानी जो ऑस्कर पुरस्कार होता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला था। ये जो मिला था सिलियन मर्फी जी को मिला था। सिलियन मर्फी, आपको एक ओपेनहाइमर मूवी आया था, अगर कि आपने देखा होगा तो सही बात है, ओपेनहाइमर जो मूवी है उसको भी यहाँ पे ऑस्कर मिला हुआ था 2024 के अंतर्गत में। अब इसके जो हीरो थे सिलियन मर्फी, उनको यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है। अब इसका जो क्रिस्टोफर नोलन जी थे उनको यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। ये तीनों चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी भी पूछ सकता है, 2025 के अंतर्गत में भी इस सवाल को पूछ सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सब करंट अफेयर के 8 सवाल आएंगे जो कि अभी चल रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि किसे हाल ही में 2023 के लिए आईसीसी महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये जो 2023 के अंतर्गत में चुना गया था हेली मैथ्यूज को यहाँ पे चुना गया था, ठीक है। 52 नंबर सवाल है कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है। तो वो क्रिस्टीना पिस्कोवा के यहाँ पे जीता था इस ताज को, ठीक है। अगला सवाल 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि आईपीएफ द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा कहाँ पे, तो ये सिंगापुर में किया जाएगा, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा 54 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अगर कब तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कम से कम लाइक से हमको पैसे नहीं मिलते हैं। जब लाइक्स करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा हो रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा था आपसे कि भारत ने विदेशी सीटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है। तो जो ये सीटवे बंदरगाह है ये यहाँ पे म्यांमार में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी सवाल पूछा था कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ क्या कहते हैं उसको, यानी कि सुंदर वन का जो डेल्टा होता है उसी को सदाबहार क्षेत्र, गंगा डेल्टा वगैरह उसी का नाम सब है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग अपरिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। तो आपको पता होगा बिहार की जो कोसी नदी है, यहाँ पे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये हमेशा अपने मार्ग को बदलती रहती है जिससे कि बिहार में बहुत ज़्यादा क्षति होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे बिहार का शोक कहा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल 57 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है, बांध जल से, आर्द्रता जल से या कोशिका जल से। तो वो कोशिका जल से मिलता है, इसी को जाइलम भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन से बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कन्फ्यूजन किए थे कि पृथ्वी के जो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विषुवतीय व्यास कितना होता है। विषुवतीय व्यास 12,756 हो जाता है और जो ध्रुवीय व्यास है 12,713 होता है। बस ये दोनों में से घटा देना था, अगर कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 43 किलोमीटर आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है जो कि 59 नंबर सवाल है कि किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। मानक जो समय है कहाँ से अपनाया जाता है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट से, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हर परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाना जाता है, मतलब दिया जाता है हरित क्रांति के रूप में। तो वो है जो कौन, MS स्वामीनाथन, यहाँ पे 1968 के दौर में 1968-69 में हरित क्रांति की ये शुरुआत किए थे। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ऊंचे पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, तो वो है K2, ठीक है, इसी को गैंडविन आस्टिन भी बोलते हैं। 62 नंबर सवाल देखिए, 62 नंबर सवाल को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया था। क्या सवाल है देखिए, यहाँ पे था कि 62वां नंबर सवाल कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, गोंडवाना लैंड का
टेथिस का या पैंजिया का। अगर के ऑप्शन से देखिएगा ना, इसमें दोनों आंसर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्लियरिटी नहीं बोला जा रहा था किसके बारे में पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चंस को डिलीट किया जा रहा है। मैं थोड़ा बताते चलता हूँ। ये जो गोंडवाना लैंड था, जो भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, जो यानी कि जो दक्षिणी हिस्सा है, पहले जो था वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, जो कि कट कर वहाँ पे भारत में आकर वो मिल गया था, ठीक है। लेकिन अगर के गोंडवाना लैंड भी अगर के आपको पता होगा गोंडवाना लैंड किसका हिस्सा था, तो वो पैंजिया के था। तो यहाँ पे पूछ रहा है पूर्व में मूलतः किसका भाग था, तो इसमें गोंडवाना लैंड भी आंसर हो जाता, आपको पैंजिया भी आंसर हो जाता। इसी की वजह से इस सवाल को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। आई होप की बातें समझ गए। 63 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बार बार ये सवाल को इतनी बार बिहार में पूछा गया है कि मत कहिए, ठीक है। क्या सवाल है कि बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? तो वो जो नेतृत्व किए थे यहाँ पे कुंवर सिंह के द्वारा ये नेतृत्व किए थे। और एक यहाँ पर होमवर्क दे रहे हैं, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन को किसने इनके जगह पे नेतृत्व किया था, जरूर बताइएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बनाया गया था। अब 65 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। 65वां सवाल देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचलित किया गया था? पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका या स्टेट्समैन? तो यहाँ पे जो है था अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका का जो संपादक थे आप लोग याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष। इसका भी बारे में भी कहीं कहीं पूछ देता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो यहाँ पे ये शिशिर कुमार घोष थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप लोग। 66 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो ये जो हस्तक्षेप किए थे 1918 में कौन किए थे? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। 67 नंबर सवाल है कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकतांत्रिक यानी लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। वो जो बनाए थे कार्यानंद शर्मा ने बनाए थे। तो अब देखिए आप लोग में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये बिहार स्पेशल है, बल्कि ये बिहार स्पेशल नहीं है। अगर कि आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िएगा ना तो ये सारा चीज़ उसमें देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और ऐसे में अगर कि इसको बोल सकते हैं एक तरह से कि ये बिहार स्पेशल है, लेकिन अगर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, खास करके 1857 से लेकर 1947 का जो दौरान पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ उसमें पढ़ने को आपको मिलता है, ठीक है। 68 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 68 सवाल है, मुद्दीयन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? जो ये मुद्दीयन कमेटी था द्वैध प्रणाली के लिए यहाँ पे गठित किया गया था। 69 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत में वह महान एकताकर्ता कौन था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था? यह किसने कहा? ये किसने कहा था? ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी ने जो यहाँ पे राइट आंसर लिया है इनमें से कोई नहीं, जबकि हमको भी इसको पता नहीं है कि इसका एग्जैक्ट में यहाँ पे आंसर क्या होगा। अगर कि आपको इस सवाल का आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किसने ये कहा था, ठीक है। अगला सवाल आज का सेशन का लास्ट सवाल देखिएगा, तो यहाँ पर दिया गया है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठित करने में कौन आगे बढ़ा, यानी किसने गठित किया था? तो वो किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आज का जो सेशन था, जो 40 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs थे, जो कि TRA 3 के अंतर्गत में TGT यानी कि जो हाई स्कूल का एग्जाम दिए थे उसमें ये सवाल पूछा गया था। कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेशन में बताइएगा, ताकि जो नेक्स्ट सेशन है और इसको हम इम्प्रूव कर सके, तथा अगर जिस सेशन को अगली बार आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको भी प्रीफर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।